अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी, जहां हम अभी तक 18th सेंचुरी तक इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को अच्छे से कवर कर चुके हैं। वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अब रोमांटिक एज ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड है 19th सेंचुरी का, लेकिन इसको ना सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल टाइम पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो एंड पे अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना। और इसके बाद मैं 19th सेंचुरी की ही ये रोमांटिक एज पे ही इसकी नावल पे, ड्रामा पे, प्रोज पे और पोइट्री पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको वो सारे वीडियोस चाहिए, उसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोमांटिक एज को रेनेसेंस ऑफ वंडर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें ना इंसानों का जो एक इंडिविजुअल फ्रीडम होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, साथ ही न्यू चीज़ों की डिस्कवरी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। अब अगर हमने डिस्कवरी की बात की है तो हम देखते हैं कि एलिजाबेथन एज में भी यही था, न्यू चीज़ें डिस्कवर कर रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन ना स्टार्टिंग में इनके बेसिक्स तो यही थे कि न्यू चीज़ डिस्कवर की जाए, राइटर्स को फ्रीडम हो कि वो जो चीज़ डिस्कवर करना चाहते हैं जहाँ तक वो जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना इन्होंने एलिजाबेथन्स को इतना फॉलो करना शुरू कर दिया था कि ये जो इनका बेसिक एसेंस था इसको भूल गए थे। बट इसमें बहुत ज़्यादा जेन्युइन क्रिएटिव लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। अब इसकी दो वजह थी, पहली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरी थी अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि फ्रांस में आई थी, इसने प्रमोट किया था इंडिविजुअल लिबर्टी को। इसने लोगों को बताया था इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में कि हर इंसान के पास फ्रीडम है इंडिविजुअली। और जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इसने फ्रीडम दिया था अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन के। इन दोनों ने मिलकर अथॉरिटीज़ के डोमिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया था और फ्रीडम को प्रमोट किया था। इसी के चलते वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने 1798 में अपना लिरिकल बैलेड्स दिया, जिसमें उन्होंने कहा, उसके फर्स्ट प्रीफेस में उन्होंने कहा कि हम जो है एक न्यू फॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पोइट्री की, और इसमें हम लोग ना जो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, क्लासिसिज्म है, क्लासिकल एज है, उसको हम लोग उसके अपोज लिख रहे हैं। ठीक है, उसके अपोजिशन में है। तो उसके अपोजिशन में क्या थे कि जो क्लासिसिज्म था, जो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री थी, वो लोग फॉलो करते थे रूल्स को, वो लोग क्लासिकल राइटर्स को फॉलो कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ना उनके बिल्कुल अगेंस्ट चले गए थे, इन्होंने उनको अपोज किया था। जैसे मैंने कहा है, इंट्रोड्यूस्ड इन अपोजिशन टू द पोइट्री ऑफ क्लासिकल स्कूल। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं रोमांटिक एज के, सबसे पहले रिवोल्ट अगेंस्ट क्लासिसिज्म, जो बात मैं बार बार कर रही हूँ। जो क्लासिसिज्म था उसके अंदर हीरोइक कपलेट को सुप्रीमेसी दी हुई थी, उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी हुई थी, ज़्यादातर राइटर्स उसी में लिखते थे। तो इन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारा जैसे दिल करेगा हम वैसे लिखेंगे। और मतलब जितने भी न्यू क्लासिकल के ना ट्रेडिशंस थे, उनको उस सबको ना इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्लासिसिज्म में क्या होता था कि इंटेलेक्चुअलिज्म पे बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, ये उसकी जगह इमेजिनेशन और इमोशंस ले आए थे। और साथ ही इन्होंने ना अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट किया था कि मतलब जो बंदा जो लिखना चाहे, जैसे हमने देखा है कि जो क्लासिकल एज थी उसमें ड्रामा के ऊपर भी इतना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि जो लाइसेंसिंग एक्ट था, आप ड्रामा भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, आपका जो दिल करता है वो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे इन्होंने उन सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करके इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया था लोगों को। फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट है रोमांटिक रिवाइवल। अब रोमांटिक रिवाइवल क्या था, उन्होंने जो था एलिजाबेथन्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसको रोमांटिक क्यों कहा कि ना लोगों ने इसमें इस एज में उन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया था जो कि आम लाइफ से या रियल वर्ल्ड से दूर है। इमेजिनेशन, फैंटेसी, नेचर, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों ने लिखना। ये क्या करते थे, जो राइटर्स होते थे, ये बेसिकली ना किसी मतलब कंट्री साइड चले जाते थे, शहरों से निकल के। शहरों की इस टाइम ना एज जो थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। शहर बहुत ज़्यादा ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ना पोल्यूशन हो गया था वहाँ पे। तो उस टाइम पे लोगों ने ना आहिस्ता आहिस्ता, जो राइटर्स थे, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना शुरू कर दिया था सिटी से कंट्री साइड की तरफ मुकरना। ये वहाँ घूमते थे, नेचर को एक्सपीरियंस करते थे बहुत ही करीब से, और फिर उसके बारे में लिखते थे। और साथ ही इन्होंने ना क्रिटिसिज्म के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखना शुरू कर दिया था। रोमांटिक रिवाइवल में यही कि ये एलिजाबेथन्स को फॉलो करते थे
और एलिजाबेथन्स को फॉलो करते करते इनका जो बेसिक पर्पस था, रोमांटिसिज्म का जो बेसिक एम था कि डिस्कवरी की जाए न्यू चीज़ की, उस चीज़ से ये हट गए थे। उनको फॉलो करते करते फिर ये वही जो पुरानी चीज़ें हैं वो उसी पे काम करते रहे। नेक्स्ट है नेचर। चले जाते होते थे ये लोग कंट्री साइड पे, पहाड़ों पे, या फिर ना जैसे हमारे पास वर्ड्सवर्थ की पोइम है डैफोडिल्स, उसमें वो बस बताते हैं कि वो किसी ना मतलब एमलेसली घूम रहे होते हैं। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डैफोडिल्स पढ़ी हुई है, तो वो जो उनका अपना एक्सपीरियंस था उन्होंने उसके अंदर वो एक्सपीरियंस बताया था। बाकी सारे राइटर्स का भी यही हिसाब था सेज में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो कॉमन लोग हैं ना, ठीक है, उन लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। अब इससे पहले कि अगर हम एजेस में जाते हैं तो वो ज़्यादातर ना जो एलीट क्लासेस होती हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके बारे में लिखते होते थे, उनको हाईलाइट करते थे। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, रोमांटिक एज में जो प्रोटैगनिस्ट होता था ये कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होता था। कोई फार्मर हो गया या फिर कोई मतलब कोई आम सा बिल्कुल बंदा हो गया, मिडिल क्लास का या इवन लोअर क्लास का। यहाँ तक कि इन चीज़ों को छोड़ के समटाइम्स हमारे पास ना दरख्त और परिंदे वगैरह ये भी प्रोटैगनिस्ट होते थे इनकी पोइम्स के। तो इन्होंने जो एलीट क्लासेस और रिच लोगों के बारे में था ना लिखना, उस चीज़ को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास सुपर नेचुरलिज्म। अब मैंने इससे पहले वर्ड्सवर्थ की और कॉलरिज की बात की है, तो वर्ड्सवर्थ ना नेचर के बारे में लिखा करते थे, लेकिन जो कॉलरिज थे वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। अब इनका इसमें ना मतलब मैजिक के बारे में लिखा, या फिर दूसरी ऐसी फोर्सेस जिनको आम लोग नहीं देख सकते, या मैं क्या कहूँ कि आम लोग नहीं देख सकते, इस वजह ये लोग कहते थे कि आम लोग ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकते, इस वजह से वो बिलीव नहीं करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बस इस एज में ना ये लोग सुपर नेचुरलिज्म के बारे में, परियां, जिन, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्टेनिटी। अब वर्ड्सवर्थ क्या कहते थे कि अगर कोई भी राइटर लिख रहा है और लिखते हुए अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहा है ना, तो जो उसको नेचुरल, जो उसके इमोशंस हैं, जो उसको चीज़ें नेचुरली आ रही हैं उस टाइम, वो उनको नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता। तो वो कहते थे कि एक ना राइटिंग के अंदर एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए कि आप जैसे नेचुरली या जैसे ऑटोमेटिकली आपको जो भी आपके अभी आप जो भी फील कर रहे हो ना, ऑटोमेटिकली आपसे जो भी लिखा जा रहा है आप उसको लिखो, बगैर रूल्स को ना देखे, ठीक है, बगैर रूल्स के साथ बाउंड रहे। तो मतलब अपने जो रियल इमोशंस हैं उसको लिखें। उसके बाद हमारे पास आता है नेशनलिज्म। मैंने इससे बात की है पहले एलिवेशन ऑफ द कॉमन की, कि इन्होंने ना कॉमन लोगों को भी इंपॉर्टेंस दी थी, कॉमन लोगों के बारे में लिखना शुरू किया था। इसी तरह से नेशनलिज्म में भी अगर हम इससे पहले की एज की बात करते हैं तो ना ये सिर्फ जो पढ़ा लिखा मतलब एजुकेटेड तबका होता था, हाई क्लास, उनको ज़्यादा हाईलाइट करते थे, ठीक है, उनके लिटरेचर को, उनकी लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, रोमांटिक एज में इन्होंने ना पूरी नेशन वाइज, ठीक है, पूरे नेशन वाइज उन्होंने फोकलोर को प्रमोट किया, कल्चर को, लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, मतलब पूरे कंट्री में उन्होंने सिर्फ एक क्लास को नहीं टच किया, उन्होंने हर एक क्लास को टच किया, और ये नेशनलिज्म लेकर आए थे, उसमें अपने वर्क्स के अंदर रिफ्लेक्ट करते थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिम्बॉलिज्म और मिथ। अब सिम्बॉलिज्म ये लोग यूज़ करते थे और मिथ्स यूज़ किया करते थे, क्योंकि इनको लगता था, ठीक है, जो एक्चुअल में बात भी है कि एक अगर आप सिम्बॉलिज्म यूज़ करते हो, आप मिथ यूज़ करते हो ना, तो एक चीज़ के थ्रू आप बहुत ज़्यादा थॉट्स दे सकते हो, आप बहुत सारे आइडियाज़ दे सकते हो। तो ये फिर इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। उसके बाद हमारे पास है इमेजिनेशन। और अब जहाँ सुपर नेचुरलिज्म की बात हुई है, वहाँ कैसे इमेजिनेशन की बात नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें अब वो मानते थे ना कि अगर आप हम बिलीव नहीं कर रहे लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो सारी उनकी इमेजिनेशंस होती थी। कुछ राइटर्स तो इतने इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं भी करते थे, तो भी वो ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर राइटर किसी पहाड़ पर जा रहा है कोई इस तरह की स्टोरी लिखने के लिए, या कोई ऐसी जगह पे एक्चुअली जा रहा है जिसके बारे में उसने लिखा है। तो ये अपनी ना, मतलब जो इनका दिल करता था, जो ये इमेजिन करते थे, वो उसको बहुत ही अच्छे, बहुत ही परफेक्टली डिस्क्राइब भी करते थे अपने वर्क्स के थ्रू। अच्छा, इस एज के अंदर पोइट्री बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, इसको एज ऑफ पोइट्री भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास तीन चीज़ें इकट्ठी आती हैं, एग्जॉटिसिज्म, सेंटिमेंटैलिटी
और स्पिरिचुअलिटी, ये इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। सेंटिमेंटैलिटी तो इमोशंस हमने कहा, वैसे तो अगर हम इससे पहले की क्लासिकल एज में देखें तो वहाँ पे भी वो लोग इमोशंस को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहाँ दी थी, अपनी कॉमेडी के अंदर। अब यहाँ अच्छा एक्सोटिसिज्म होता है अनयूजुअल चीज़ों के बारे में लिखना, जो कि ना किसी आउटसाइड वर्ल्ड से हो या इवन किसी दूसरे कल्चर से हो, जो चीज़ें नॉर्मल ना हो किसी एक सोसाइटी में। तो इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखते थे, इमोशंस को बहुत ज़्यादा ना एक्सेसिवली यूज़ करते थे, और स्पिरिचुअलिटी होती थी इनके वर्क्स के अंदर, कैथलिक वर्क्स लिखते होते थे। आज के लिए बस इतना ही, इसके करेक्टरिस्टिक्स थे सारे रोमांटिक एज के। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उसमें से जो फर्स्ट वीडियो होगी हमारी पोइट्री होगी, पोइट्री ऑफ रोमांटिक एज, देन हमारी होगी नॉवल ऑफ रोमांटिक एज, फिर प्रोज ऑफ रोमांटिक एज, और एंड पे ड्रामा ऑफ रोमांटिक एज। अगर आपने मेरा वीडियो पूरा देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही दिनों में। अल्लाह हाफिज़।